कश्मीर, इस जमीन पर जन्नत की तस्वीर, लेकिन रहने वालों के लिए मौत की जंजीर। भारतीय फौज के जुल्म, जलते घर, पल पल मौत का खौफ। लेकिन कुछ हैं जो इस जुल्म के खिलाफ हैं बरसरे पैकार, दुश्मन की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ मसरूफ़ जिहाद। ये हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सरफरोशों की दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है एक बार फिर मिशन कश्मीर। रात का समा था, वादी कश्मीर की खूबसूरत जन्नत नज़ीर रात, जिसके पाकीज़ा हुस्न को भारतीय फौजी इस्तबदाद के शोले मस्ख करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आसमान पर सितारे खामोशी से टिमटिमा रहे थे। नीचे वादियों और घाटियों में चीड़ और चनार के दरख्त जैसे मराकबे में गुम थे। ये कश्मीर की एक पुरफजा वादी थी, जिसकी पहाड़ी ढलानों के दरख्त बाग और सीढ़ियों की तरह बनाए गए थे। जवार, बाजरे, धान के खेत सितारों की नीली रोशनी में धुंधले धुंधले दिखाई देते थे। यहाँ एक जानिब कहीं कहीं कश्मीरी किसानों के छोटे छोटे बोसीदा घर थे, जिनमें रात के वक्त अंधेरा छाया था। ऐसे ही एक मकान के बाहर अंधेरे में एक बूढ़ा कश्मीरी मुंह सर कंबल में छुपाए मुर्गियों के डरबे के पास उकड़ू बैठा हुआ था। उसकी नजरें रात के नीले अंधेरे में ऊपर से आती पहाड़ी पगडंडी पर लगी थी। वादी में हर तरफ गहरा सन्नाटा था। कभी कभी नीचे दूर एक गांव से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती। बूढ़े कश्मीरी के होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। वो आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा था। इंसानी साए अब करीब आ गए थे। पहले वो एक साथ चल रहे थे, अब उन्होंने दरमियान में फासला डाल लिया था। ये इंसानी साए कश्मीरी कमांडो गुलमीर और असद बट थे। आगे गुलमीर था। 5 कदम के फासले पर असद बट चला रहा था। उन्होंने काली जैकेटें और काली पतलूनें पहन रखी थीं। सरों पर काले रंग की ऊनी टोपियां थीं। ये कमांडोज का लिबास था। दोनों के एक एक हाथ पतलून की जेब में थे। जेबों में भरे हुए ऑटोमेटिक पिस्टल थे। कमांडो चाकू उनकी बेल्ट में इस तरह लगे हुए थे कि बाहर से नजर न आते। मकान के करीब आते ही दोनों लकड़ी की दीवार की ओट में हो गए। बूढ़े कश्मीरी ने धीमी आवाज में कहा, हक अल्लाह। ये कोड वर्ड था। गुलमीर ने अपने पीछे असद बट को हाथ का इशारा किया। दोनों आगे बढ़े और बूढ़े कश्मीरी के पास आकर धीमी आवाज में सलाम किया। बूढ़े ने दोनों को बारी बारी अपने सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, जमान बाउली वाली कोठरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। गुलमीर ने कहा, नहीं काका, हमने रास्ता बदल लिया था। इतना कहकर गुलमीर नीचे उतर गया। असद बट उसके साथ था। बूढ़ा कश्मीरी उस वक्त तक वहां खड़ा रहा जब तक कि दोनों कश्मीरी जवान बाहुली वाली कोठरी में दाखिल नहीं हो गए। कोठरी का दरवाजा जमान ने सारे कोड वर्ड बताने पर ही खोला था। दोनों कश्मीरी कमांडो अपने साथी कमांडो जमान से गले लगकर मिले। कोठरी में जमीन पर रखी हुई एक मोमबत्ती जल रही थी। फर्श पर दरी बिछी थी। 2-4 कंबल पड़े हुए थे। कोने में चारे का ढेर था। जवान भी एक खुश शक्ल कश्मीरी नौजवान था। उसकी छोटी छोटी मूछें थी। उसके लहजे में एक अजीब जोश था। वो पढ़ा लिखा था और इंग्लिस्तान में 4 साल रहकर आया था। इंग्लिस्तान में ही उसने कमांडो तरबियत हासिल की थी और फिर वहां से वापस अपने वतन कश्मीर आ गया, क्योंकि उसके वतन को उसकी जरूरत थी। वो कश्मीर में भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ कई मार्के सरंजाम दे चुका था। उस वक्त ये तीनों कश्मीरी मुजाहिद कमांडो एक बड़े अहम मसले पर गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए थे। रातों को वो इसलिए मिलते थे कि भारतीय फौजी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी उनकी तलाश में शिकारी कुत्तों की तरह फिर रहे थे। मोमबत्ती एक ईंट पर रखी हुई थी। जमान ने उसे जरा परे कर दिया और गुलमीर की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, डोगरे सिकंदर को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उसने हम में से ना तो किसी का नाम लिया है और ना किसी खुफिया ठिकाने का बताया है। वो मर जाएगा मगर ऐसा नहीं करेगा। गुलमीर गहरी सोच में था। असद बट ने कहा, लाला, सिकंदर को भारतीय कैद से आजाद करवाना बहुत जरूरी है। हमें अपने नए मिशन के लिए उसकी जरूरत है। अगर वो भारतीय फौज की अजियत से शहीद हो गया तो हमें अपने आइंदा मिशन के लिए ऐसा कमांडो नहीं मिलेगा। जमान ने कहा, इसी मसले को हल करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। गुलमीर, तुम क्या सोच रहे हो? गुलमीर ने अपनी ऊनी टोपी उतारते हुए कहा, सोच रहा हूँ कि सिकंदर को भारतीय कैद से निकालने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। जमान और असद बट चुप हो गए। वो गुलमीर को तकने लगे। जमान ने कहा, मगर लाला, ये काम इतना आसान नहीं है। जहाँ सिकंदर को कैद में रखा गया है वहाँ डोगरा फौज का पूरा ब्रिगेड मौजूद है। चारों तरफ खारदार तारों की दीवार खड़ी है, जिसके हर कोने पर मशीन गन पोस्टें हैं। गार्ड्स हर वक्त पहरा देते हैं। 6-7 टैंक भी हर वक्त पोजीशनें संभाले वहाँ चौकस रहते हैं। सिकंदर को हमारी इतला के मुताबिक एक बैरक में कड़े फौजी पहरे में कैद रखा गया है और वहाँ किसी सिविलियन को जाने की इजाजत नहीं। गुलमीर ने आहिस्ता से कहा, जमान, तुम समझते हो कि ये सब कुछ मुझे मालूम नहीं? मुझे सब मालूम है। इसके बावजूद मुझे अपने साथी को इंडियन मिलिट्री की कैद से निकाल कर लाना है, चाहे इसमें मेरी अपनी जान क्यों न चली जाए। असद बट ने कहा, तुम्हारी जान भी कीमती है गुलमीर। गुलमीर मुस्कुराया, तुम फिक्र न करो, मैं भी कमांडो हूँ। तुम्हारी तरह मुझे भी मालूम है कि कमांडो 10-15 को मारकर शहीद होता है। मैं अगर शहीद हो भी गया तो यकीन करो सिकंदर आजाद हो चुका होगा। तीनों दोस्त, तीनों कश्मीरी मुजाहिद खामोश हो गए। कोठरी के बाहर सर्द रात गुजर रही थी। जमान ने पूछा, तुमने इस मिशन के लिए क्या प्लान बनाया है?
गुलमीर बोला, प्लान मेरे जहन में बड़ा साफ है, तुम्हें बताने से सिर्फ वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे गांव का ऐसा आदमी कौन है जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर में अक्सर आता जाता है। तुम्हारा गांव हेडक्वार्टर के साथ ही है, तुम वहां पर नहीं होते, मगर तुम ये मालूम कर सकते हो कि गांव का कौन आदमी डोगरा फौज को अंडे सप्लाई करता है। जमान कुछ सोचकर बोला, जब मैं गांव से रूपोश हुआ था तो मुझे इतना मालूम है कि सखी नाम का एक कश्मीरी गुज्जर कभी कभी ताजा अंडे और मक्खन लेकर फौजी कैंप में जाता था। गुलमीर ने पूछा, ये सखी कैसा आदमी है? जमान कहने लगा, आम सीधा सादा कश्मीरी है, पक्की उम्र है, अपनी कोठरी में अकेला रहता है। वैसे मैंने सुना है कि वो डोगरा फौज के लिए कभी कभी जासूसी भी करता है। असद बट बोला, ऐसे आदमी को तुम लोगों ने गवारा कैसे कर लिया? जमान ने कहा, उसकी जासूसी बेजरर है, क्योंकि गांव में हमारा कभी कोई आदमी नहीं गया कि जिसकी वो मुखबरी करके उसे गिरफ्तार करवा सके। गुलमीर कहने लगा, ठीक है, ये आदमी अब मेरा टारगेट है। जमान ने किसी कदर हैरत से पूछा, क्या मतलब? गुलमीर ने दबी जबान में जमान को अपनी सारी स्कीम समझाई और आखिर में कहा, कल रात मैं तुम्हारे गाँव पहुंच जाऊंगा, तुम्हें वहाँ मौजूद होना चाहिए। जमान ने कहा, मैं तुम्हें गांव के बाहर जो मकई का खेत है वहां मिलूंगा। असद बट भी तुम्हारे साथ आएगा? गुलमीर ने कहा, नहीं, मैं अकेला ही आऊंगा, ये सिर्फ एक आदमी का मिशन है। उसके बाद तीनों कश्मीरी कमांडो कोठरी से बाहर निकले और रात के अंधेरे में गायब हो गए। पहाड़ी गांव के बाहर मकई के खेत थे। इसी खेत के कोने में जमान कमांडो फसल के पास झुककर बैठा अपने साथी कमांडो गुलमीर की राह देख रहा था। ये दूसरी रात थी। गुलमीर का खतरनाक मिशन शुरू होने वाला था। गुलमीर करीब ही चला रहा था। जमान ने सामने वाले खेत में कदमों की आहट सुनी तो अपने पिस्तौल पर हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली। ये उसका अपना गांव था, मगर भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी शब रोज उसकी तलाश में थे। चुनाचे जमान अपने घर भी नहीं जा सकता था। वो मैदान जंग में दुश्मन से बरसरे पैकार था। वो कश्मीर पर भारतीय कब्जे और भारतीय फौजी जुल्म सितम के खिलाफ जिहाद कर रहा था। उसका कोई ठिकाना नहीं था। उसके दिन दुश्मन के खिलाफ स्कीमें तैयार करने, नक्शे मुरतब करने और रातें भारतीय छावनियों और उनकी सप्लाई पर शब खून मारने में गुजरती थी। उसकी आंखों के सामने उसके साथी कश्मीरी जवान शहीद हुए थे। वो खुद कई बार शदीद जख्मी हुआ था, मगर अभी तक दुश्मन उसे पकड़ नहीं सका था। यही आलम गुलमीर और असद बट का था। उन्होंने अपनी जिंदगियां इस्लाम और कश्मीर को भारतीय फौज के कब्जे से निजात दिलाने के नाम पर लिख दी थी। उन्होंने अहद कर रखा था कि जब तक कश्मीर को भारतीय कब्जे से आजाद नहीं करवा लेंगे और सारी वादी कश्मीर पर इस्लाम का परचम नहीं लहरा देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। गुलमीर खेतों से निकलकर सामने आया तो जमान ने उसे पहचान लिया और पिस्तौल जेब में रखकर उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ आओ। दोनों साथी एक बाड़े में घुस गए जहाँ गाय भैंसें बंधी थी। गुलमीर ने पूछा, अब क्या पोजीशन है? जमान बोला, मैंने अलिया गुज्जर से बात कर ली है, सब ठीक है। अलिया हमारे साथ है, उस पर एतबार किया जा सकता है। वो खुद भी कभी कभी कैंप में ताजा अंडे मक्खन लेकर जाता है। गुलमीर ने दूसरा सवाल किया, सखी गुज्जर का क्या हुआ? जमान ने कहा, हमने उसे अगवा करके यहाँ से बहुत दूर एक जगह पहुँचा दिया है, जहाँ हमारे साथी उसकी निगरानी कर रहे हैं। वहाँ से वो निकल नहीं सकता। गुलमीर बोला, ठीक है, तो मुझे अलिया के पास ले चलो। उसे सब कुछ समझा दिया था ना? जमान ने कहा, हाँ, सब कुछ समझा दिया है, चलो अलिया के घर चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। गुलमीर ने पूछा, उसके घर वाले कहाँ हैं? जमान ने जवाब दिया, प्रोग्राम के मुताबिक हमने उन्हें आज दोपहर ही को दूसरे गांव पहुंचा दिया है। अब घर में सिवाय अलिया गुज्जर के और कोई नहीं है। अलिया गुज्जर का पोसीदा सा पुराना मकान सिर्फ एक कोठरी और एक बाड़े पर मुश्तमिल था। बाड़े में लालटेन रोशन थी जहां डंगर बंधे थे। अलिया खुद अपनी कोठरी में लिहाफ ओढ़े चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसकी उम्र 60 के करीब थी, मगर जिस्म अब भी ताकतवर था। जमान अपने साथ गुलमीर को लेकर कोठरी में आ गया। उसने अलिया से गुलमीर का तारुफ करवाया। अलिया ने गुलमीर के सर पर हाथ फेर कर कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा बेटा, बैठो। उसके बाद उनकी बातें शुरू हो गईं। अलिया ने गुलमीर को वो सब कुछ समझा दिया जो उसे करना था। जब पाँव फटने लगी तो जमान ने गुलमीर से कहा, लाला अब मैं चलता हूँ। अगर तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओ तो सिकंदर को लेकर उसी कोठरी में आ जाना। हमारा अगला अहम तरीन मिशन वहीं से शुरू होगा। मैं और असद बट तुम्हें वहीं मिलेंगे। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। ये कहकर जमान चला गया। अलिया ने गुलमीर से कहा, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, सुबह हम बड़े अहम काम पर रवाना होंगे। गुलमीर ने कोई जवाब ना दिया और अपनी चारपाई पर लिहाफ ओढ़कर पड़ गया। वो इस कदर थका हुआ था कि उसे आंखें बंद करते ही नींद आ गई। कोई 2 घंटे बाद अलिया ने उसे जगाया तो कोठरी की खिड़की में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उठो बेटा, तुम्हें थोड़ी देर बाद मेरे साथ फौजी कैंप में चलना होगा। गुलमीर ने मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया, फिर 2 नफल पढ़कर अल्लाह ताला से अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी और कोठरी में आकर अपना हुलिया बिल्कुल कश्मीरी गुज्जर लड़कों वाला बना लिया। उसकी दाढ़ी पहले ही से बड़ी हुई थी। ऊपर उसने अलिया गुज्जर के बड़े बेटे का मैला सा फिरन, पाँव में मूंछ की रस्सी की चप्पल पहन ली। कश्मीर में मेहनत कश तबका आम तौर पर ऐसी ही चप्पल पहनता है। अलिया ने नाश्ते के वक्त गुलमीर को डोगरा फौजी कैंप के बारे में एक एक बात समझा दी।
बाकी तुम अंदर जाकर खुद मालूम कर लेना। 1 घंटे बाद अलिया गुज्जर अपने सर पर गाय के दूध का गड़वा रखे डोगरा ब्रिगेड के कैंप की तरफ जा रहा था। गुलमीर भी एक मुलाजिम गुज्जर के भेस में उसके साथ था। उसने अपने हाथ में एक टोकरी थाम रखी थी जिसमें गाय के दूध का सेर भर खालिस मक्खन था। डोगरा फौज के हिंदू फौजी गाय का दूध और गाय का मक्खन बहुत पसंद करते थे। कैंप के गेट पर 2 फौजी पहरा दे रहे थे। अलिया ने सरगोशी में कहा, जैसे समझाया है वैसे ही करना। गार्ड की ड्यूटी पर खड़े डोगरा सिपाही अलिया को जानते थे, मगर उसके साथ एक अजनबी कश्मीरी नौजवान को देखकर उन्होंने उसे रोक दिया। ये कौन है ओए? अलिया ने सलाम करके कहा, महाराज ये मेरा भांजा है, शहर में बेकार उम्र जाया कर रहा था, मैंने इसे अपने पास बुला लिया है कि मेरा हाथ बटाए। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझसे पहाड़ी रास्तों पर अब आया जाया नहीं जाता, आज से यही दूध मक्खन लेकर हाजिर हुआ करेगा। एक सिपाही ने गुलमीर को घूरते हुए पूछा, क्या नाम है इसका? गुलमीर ने हाथ से सलाम किया और आजी से कहा, साहब मेरा नाम अमदू है। अलिया बोला, महाराज अमदू बड़ा मेहनती लड़का है, ये पत्थर भी ढो लेता है, पूरा खच्चर है जी खच्चर। गार्ड ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। अलिया वहां से सीधा क्वार्टर मास्टर के कमरे की तरफ गया। सूबेदार बख्शी राम कैंप का क्वार्टर मास्टर था, सारी सप्लाई उसके पास जाती थी। अलिया ने सूबेदार बख्शी राम के लिए पाव भर मक्खन अलग से रख लिया था। डोगरा सूबेदार ने गुलमीर को देखकर वही सवाल किया कि ये किस जांगली को साथ ले आए हो? अलिया ने वही जवाब यहाँ ज्यादा मिर्च लगाकर दोहरा दिया जो उसने कैंप के गार्ड को दिया था। साथ ही डोगरा सूबेदार को पाव भर मक्खन का डोना पेश किया और कहा, महाराज ये मैंने आपके लिए अपनी खास गाय के दूध का मक्खन निकाला है, इसे स्वीकार करें। और महाराज अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, कल से मेरा भांजा अमदू ही आपके लिए मक्खन लाया करेगा, इसका पास बनवा दे। सूबेदार बख्शी राम ने मक्खन खाते हुए कहा, ओए अलिया तुम्हारा पास बना है? जो इस तुम्हारे जांगली भांजे का पास बना दूं, बस इसे देख लिया है, गार्ड को कह दूंगा इसे भेज दिया करे। दूसरे दिन गुलमीर ने कैंप में मक्खन दूध लाना शुरू कर दिया। स्कीम के मुताबिक गुलमीर हर डोगरा फौजी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता, किसी को नमस्कार, किसी को राम राम और किसी को जय हिंद कहता। उसने क्वार्टर मास्टर सूबेदार बख्शी राम को भी अपने इखलाक से राम कर लिया था, मगर अभी तक उसे कैंप में इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं मिली थी और न ही गुलमीर ने अभी तक ऐसा खतरा मोल लिया था। इस कैंप के डोगरा फौजी अफसर उसकी शक्ल से शिनासा नहीं थे, वरना वो उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता। जब उसे कैंप में दूध मक्खन ले जाते 1 हफ्ता हो गया तो एक रोज उसने सूबेदार बख्शी राम की कुर्सी के सामने फर्श पर बैठते हुए कहा, महाराज मेरा गुजारा नहीं होता, मामू अलिया मुझे रोटी तो देता है, दूध भी पीने को मिल जाता है, पर मुझे पैसा धेला नहीं देता। महाराज आप मालिक हैं, अगर जहाँ मुझसे छोटी मोटी कोई मुलाजमत ले लें तो मैं 4 पैसे जोड़कर अपना ब्याह कर लूंगा। सूबेदार बख्शी राम ने अपने बूट की हल्की सी ठोकर गुलमीर के घुटने पर मारी और बोला, ओए जांगली तू ब्याह करके क्या करेगा? गुलमीर ने हाथ बांधकर कहा, माई बाप आपको दुआएं दूंगा। सूबेदार बख्शी राम को यकीन हो गया था कि अलिया गुज्जर का ये भांजा सीधा सादा बेजरर नौजवान है और शायद कुछ झल्ला भी है। गुलमीर जानबूझकर कभी कभी झल्लों वाली बातें करने लग जाता। चुनाचे सूबेदार बख्शी राम ने उसे इजाजत दे दी कि वो खुरपा लेकर फौजी बैरकों के आगे पीछे जो फूलों की क्यारियां बनी हैं उन्हें साफ सुथरा करता रहे। गुलमीर यही चाहता था। अगले रोज सूबेदार बख्शी राम को मक्खन पहुंचाने के बाद उसने वहीं स्टोर से एक खुरपा ले लिया और सामने वाली बैरक के आगे लगी क्यारी में बैठकर उसकी गोडी करने और जड़ी बूटियां उखाड़ने लगा। वो सारा दिन इधर उधर देखे बगैर अपने काम में लगा रहता। 1 हफ्ता मजीद गुजर गया। इस दौरान गुलमीर ने देख लिया था कि कैंप काफी बड़ा था और उसकी फौजी बैरकें 2 कतारों की शक्ल में शुमालन जुनूबन फैली हुई थी। वहाँ काफी डोगरा और मद्रासी फौजी रह रहे थे। फौजी गाड़ियां भी थी। 10-12 टैंक भी एक छप्पर के नीचे खड़े थे जिन पर कैमोफ्लाज जाल बिछा हुआ था। अभी तक गुलमीर को ये पता नहीं चल सका था कि उसका कमांडो साथी सिकंदर किस बैरक में है, लेकिन बहुत जल्द उसे सिकंदर वाली बैरक के बारे में भी इल्म हो गया। ये बैरक कैंप के जुनूबी कोने में वाक़ थी। उसकी दीवारें लकड़ी की और छत टीन की थी। उसके बाहर हर वक्त 2 सिपाही पहरे पर मौजूद रहते थे। गुलमीर ने एक बात खास तौर पर नोट की थी कि बैरक के पीछे एक चटानी दीवार सीधी ऊपर तक चली गई थी। उस दीवार के ऊपर भी खारदार तार लगी थी। रात को कोठरी में वापस आकर गुलमीर ने अलिया से कहा, काका मैं अपने कमांडो साथी को यहाँ से निकालने में कामयाब हुआ या ना हुआ, मगर डोगरा फौज तुझे जरूर गिरफ्तार कर लेगी। वो तुझे बुरी तरह अजियत देकर हलाक करेगी। उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? अलिया हुक्का पी रहा था। कहने लगा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। तुम्हारा काम मेरी जिंदगी, मेरे ढोर डंगर और मेरे घर से ज्यादा कीमती है। मैं ये सब कुछ इस तरह छोड़कर चला जाऊंगा। अगर डोगरों के काबू आ गया तो होंठों को भींचकर बड़ी से बड़ी अजियत सह जाऊंगा और मर जाऊंगा, मगर किसी एक साथी का भी नाम नहीं बताऊंगा। गुलमीर आगे कुछ न बोला। अलिया बोला, क्या तुमने कोई फैसला कर लिया है?
मेरा मतलब है तुम्हें सिकंदर का पता चल गया है कि वो कहाँ कैद है? गुलमीर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और कल रात मैं उसे यहाँ से निकालने के लिए कोशिश करूंगा। अलिया के बूढ़े चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई थी। बेटा गुलमीर, अच्छी तरह सोच समझ कर कोई कदम उठाना। हमारी तरह के लोगों की कोई अहमियत नहीं। हम तो सब शहीद हो जाने के लिए कश्मीर की वादियों में चल फिर रहे हैं, लेकिन सिकंदर को डोगरों की अजियत से जरूर निजात मिलनी चाहिए। गुलमीर बोला, काका मैं कल रात समंदर में छलांग लगा रहा हूँ। आगे जो होगा वो खुदा के हाथ में है। अलिया गुज्जर खामोश रहा। हुक्के के 2 कश लगाए और कहा, ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं भी कल रात यहाँ से निकल जाऊंगा। ढोर डंगर मैं दोपहर को ही रवाना कर दूंगा। बाकी यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। दूसरे रोज गुलमीर खुरपा लेकर कोने वाली बैरक के आसपास की क्यारियों की ही गोडी करता रहा। उसने देखा कि हर 4 घंटे के बाद गार्ड की ड्यूटी बदल जाती थी। एक डोगरा फौजी बैरक की छत के करीब चट्टान की दीवार पर पहरा दे रहा था। उस डोगरे को गुलमीर ने पहले नहीं देखा था, मगर गुलमीर ने अब फैसला कर लिया था। वो अपने फैसले पर कायम था। बैरक के अंदर से उसे 1-2 बार सिकंदर की चीखों की आवाजें भी सुनाई दी थी। उसे अजियत दी जा रही थी। गुलमीर ने आंखें भींच ली। सिकंदर मेरे भाई, सिर्फ आज का दिन तकलीफ बर्दाश्त कर लो, सिर्फ आज का दिन मेरे भाई। गुलमीर के होंठ अपने आप बड़बड़ाने लगे। गुलमीर को क्या करना था ये उसने सब सोच लिया था। सूरत हाल ऐसी थी कि वहाँ किसी बाकायदा मंसूबेबंदी से काम नहीं लिया जा सकता था। बस जुर्रत रिंदाना की जरूरत थी। अल्लाह का नाम लेकर कुफर की चट्टान से टकरा जाने वाली बात थी, गाजी या शहीद। वो रात आम रातों से कुछ ज्यादा तारीक थी, या शायद गुलमीर को ऐसा लग रहा था। वो रात को इससे भी ज्यादा तारीख देखना चाहता था। अलिया गुज्जर सरे शाम ही ढोर डंगर लेकर वहां से हिजरत कर गया था। गुलमीर कोठरी में अकेला था। उसकी स्कीम के मुताबिक अलिया पीछे अपने 2 घोड़े छोड़ गया था। शुरू रात में गुलमीर लकड़ियां काटने के बहाने कैंप के जुनूबी कोने वाली चट्टानी दीवार के पीछे जंगल में जाकर जायजा ले चुका था। उसने उन जगहों की निशानदेही भी कर ली थी जहां से उसे अपना एक्शन शुरू करना था। ये मौत के बिल्कुल आमने सामने आने वाली बात थी, मगर मौत से वो नहीं घबराता था। कश्मीरी हुर्रियत पसंद मौत को साथ लिए फिरते थे, बल्कि कई मकामात पर उनके हैरत अंगेज दलेरी के कारनामों को देखकर मौत का दिल भी लरज उठता। जब रात जरा गहरी हो गई और कैंप की तरफ खामोशी छा गई तो गुलमीर ने अल्लाह का नाम लिया और अपना लंबा फिरन उतार कर काली पतलून और जैकेट पहनकर बेल्ट में कमांडो चाकू उड़स लिया। एक जेब में साइलेंसर वाली पिस्तौल रख ली जिसका मैगजीन भरा हुआ था। ये ऑटोमेटिक पिस्टल थी और इससे 12 फायर हो सकते थे। यहाँ किसी टाइम बम या राइफल या ब्रेन गन की जरूरत नहीं थी। जरूरत सबसे पहले जुर्रत रिंदाना, दलेरी और होशमंदी की थी, और इन सब चीजों का तजुर्बा गुलमीर के पास मौजूद था। घोड़ों को उसने सरे शाम ही कोठरी वाले सहन से निकालकर चट्टानी दीवार से थोड़े फासले पर जंगली शहतूत के एक दरख्त के साथ बांधकर उनके आगे काफी चारा डाल दिया था। उसने घड़ी देखी। अंधेरे में चमकती हुई सुइयां रात के 12:30 बजा रही थी। वो अलिया गुज्जर की कोठरी से निकलकर नीचे घाटी में उतरा। वहां से चलता हुआ चीड़ के उन दरख्तों में आ गया जो दूर कैंप के खारदार दीवार तक चले गए थे। अब वो बड़ी एहतियात से कदम उठा रहा था। हर दूसरे कदम पर पीछे और दाएं बाएं देख लेता। पिस्तौल उसके सीधे हाथ में था। कैंप की खारदार दीवार के पास आकर वो बैठ गया। कैंप के मेन गेट पर जो सर्च लाइटें लगी थीं, उनकी रोशनी जहां तक भी आ रही थी। कैंप की छोटी सी ग्राउंड में कोई फौजी ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद इंजन की आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई गुजर जाती। अंधेरे में गुलमीर की चमकती हुई आंखें चीते की तरह अपने शिकार, अपने टारगेट को देख रही थी। टारगेट वो चट्टानी दीवार थी जो कोने वाली बैरक की छत तक चली गई थी और जिसके ऊपर एक डोगरा फौजी लकड़ी के खोखे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। गुलमीर ने रेंगना शुरू कर दिया। घास शबनम की वजह से गीली थी, उसमें रेंगने की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। गुलमीर जख्मी सांप की तरह रेंगता हुआ खारदार दीवार के करीब जाकर रुक गया। उसकी जैकेट में छोटा मगर बड़ा मजबूत प्लास था। उसने प्लास निकालकर अपने हाथों में ले लिया। अब वो उसका इंतजार कर रहा था जो कैंप में किसी फौजी के ट्रक स्टार्ट करने की वजह से थोड़ी थोड़ी देर बाद पैदा होती थी। ये आवाज गुलमीर के लिए रहमत बन सकती थी। जो ही इंजन के स्टार्ट होने और गड़गड़ की आवाज शुरू हुई, गुलमीर ने प्लास की मदद से 6-7 जगहों से खारदार तार को काट दिया। तार के कटने से जो हल्की सी आवाज पैदा होती है वो ट्रक इंजन के शोर में गुम होकर रह गई थी। गुलमीर ने तारों के कटे हुए जाल को ऊपर उठाया और दीवार की दूसरी तरफ रेंगता हुआ निकल गया। अब वो जुनूबी बैरक की दीवार की पुश्त से लगा जमीन पर लेटा हुआ था। वो कैंप के अंदर आ चुका था। बैरक के आगे जो 2 डोगरे पहरा दे रहे थे उनकी बातें करने की आवाजें आने लगी। फिर गुलमीर को सिगरेट के धुएं की बू महसूस हुई। पिस्तौल की जगह उसने कमांडो चाकू खोलकर अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। जहां साइलेंसर वाले पिस्तौल की ठक की आवाज भी दूसरे सिपाहियों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती थी। गुलमीर ने जहां सिर्फ कमांडो चाकू से काम लेना था, और ये सभी जानते हैं कि जब कोई तरबियत याफ्ता और पुरजोश कमांडो अपने चाकू को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो फिर दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। वो कोई आवाज निकाले बगैर 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में मौत की आगोश में चला जाता है। गुलमीर अभी तक अपनी स्कीम के मुताबिक अमल कर रहा था। वो दीवार के साथ सांप की तरह रेंगता बैरक के कोने में आ गया जहां आगे रोशनी थी।
उसने जरा सा आगे करके देखा कि गार्ड ड्यूटी पर मौजूद दोनों डोगरे सिपाही लकड़ी के स्टूलों पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। गुलमीर ने सर पीछे कर लिया। उसके साथ ही जेब में पहले से रखी हुई एक कंकर निकालकर अपने आगे पत्थर की दीवार पर फेंकी। उससे हल्की सी आवाज पैदा हुई। गुलमीर जल्दी से उठकर दीवार के साथ पीठ लगाकर इस तरह खड़ा हो गया कि उसके सीधे हाथ में खुला हुआ चाकू था और बायां हाथ यूं ऊपर को उठा हुआ था जैसे किसी की गर्दन दबोचने के लिए तैयार हो। कंकर की आवाज पर गार्ड ड्यूटी पर मौजूद एक डोगरे ने चौंक कर दीवार की तरफ देखा जहां अंधेरा था। उसने साथी से कहा, ये क्या आवाज थी? दूसरे सिपाही ने सिगरेट का कश लगाकर धुआं उगलते हुए कहा, ऊपर से कोई अखरोट गिरा होगा, पीछे अखरोट का दरख्त है। पहला सिपाही स्टूल पर से उठा और बोला, मैं चेक करता हूँ। वो बैरक की अकबी दीवार की तरफ बढ़ा जहां उसकी मौत गुलमीर की शक्ल में बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। गुलमीर ने अपना बायां बाजू ऊपर दीवार के साथ लगा दिया था। सीधे हाथ की गिरफ्त चाकू पर मजबूती से जम गई थी। जरा सी आवाज गुलमीर की जिंदगी का खात्मा कर सकती थी। जूं ही डोगरा सिपाही दीवार की ओट से निकलकर अंधेरे में आया, एक बिजली सी कौंदी और दूसरे लम्हे डोगरे की गर्दन गुलमीर के बाएं बाजू के शिकंजे में थी और उसके दाएं हाथ में पकड़ा हुआ कमांडो चाकू उसकी गर्दन को पसली की हड्डी तक काट चुका था। डोगरे का खून उबल उबल कर गुलमीर के बाजू पर गिरने लगा। गुलमीर वहीं आहिस्ता से बैठ गया और उसने कटी हुई गर्दन वाले डोगरे सिपाही की लाश को घास पर वैसे ही आराम से टिका दिया। फिर जल्दी से उठा और एक बार फिर अंधेरे में दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसके पास चाकू साफ करने की भी फुर्सत नहीं थी। चंद सेकंड गुजर गए और जब डोगरा सिपाही वापस न आया तो दूसरा सिपाही उठकर दीवार की तरफ बढ़ा। वो जरा सा झुककर चल रहा था और अंधेरे में अपने साथी को देखने की कोशिश कर रहा था। गुलमीर उस पर चीते की तरह गिरा और उसके चाकू ने दुश्मन की गर्दन पर तेजी से फिरकर उसकी शहरक को काट डाला। गुलमीर जानता था कि बैरक के ऊपर भी एक सिपाही बैठा हुआ है। जरा सी आवाज उसे मुतवज्जे कर सकती है। दूसरा सिपाही गुलमीर के बाजुओं में झूल गया था। उसने जल्दी से उसकी कटी हुई गर्दन पर अपना पांव रख दिया ताकि नरखरे की आवाज पैदा न हो। फिर झुककर उसकी बची हुई गर्दन भी काट दी। इस काम से फारिग होकर गुलमीर बैरक के दरवाजे की तरफ बढ़ा था कि छत पर से तीसरे डोगरे ने आवाज दी, रामलाल ओए, तुम चुप क्यों हो गए हो बातें करते करते? सिगरेट दूं? गुलमीर तेजी से बैरक की दीवार के सामने आकर जमीन पर बिल्कुल सीधा लेट गया। अब उसके हाथ में साइलेंसर लगा पिस्तौल था। उसे मालूम था कि जब नीचे से रामलाल सिपाही की आवाज न आई तो ऊपर वाला सिपाही नीचे जरूर झांकेगा और ऐसा ही हुआ। जब रामलाल ने कोई जवाब न दिया तो छत पर बैठा सिपाही अपने खोखे पर से उठा और अपने साथी गार्ड्स को गालियां देता छत की मुंडेर पर आया और नीचे झांका। ओए, कहां मर गए हो तुम? सितारों भरे नीले आसमान के पस मंजर में गुलमीर को इस डोगरा सिपाही का सर बिल्कुल साफ नजर आया। ये बड़ा अच्छा टारगेट था। गुलमीर पहले से पिस्तौल अपने दोनों हाथों में लिए निशाना बांधे तैयार लेटा हुआ था। जो ही डोगरे का सर नमूदार हुआ, गुलमीर ने अपनी सारी महारत को एक जगह जमा करके पिस्तौल का निशाना लिया और फायर कर दिया। ठक की आवाज पैदा हुई और पिस्तौल में से निकलकर गोली डोगरा सिपाही के माथे में लगी और खोपड़ी को चीरती हुई पीछे की तरफ निकल गई। ये गुलमीर की खुशकिस्मती थी कि डोगरा मरने के बाद नीचे नहीं गिरा था, वरना उसके शोर से मसाइल पैदा हो सकते थे। उसकी गर्दन वहीं ढलक गई थी। गुलमीर 2-4 सेकंड तक पिस्तौल इसी तरह अपने हाथों में ताने निशाना बांधे जमीन पर सीधा पड़ा रहा। जब उसे यकीन हो गया कि उसका निशाना खता नहीं गया और डोगरे का काम तमाम हो चुका है तो वो एक तरफ को लुढ़क कर उठ बैठा, लपक कर बैरक के दरवाजे के पास आ गया। बैरक का लकड़ी का दरवाजा लोहे के एक रॉड से बंद था। गुलमीर ने रॉड को आहिस्ता से खींच कर निकाल दिया। दरवाजा खोलकर अंदर गया। तंग कोठरी में अंधेरा था। उसने टटोल कर देखा, सिकंदर फर्श पर औंधे मुंह नीम बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। सिकंदर, सिकंदर, मैं गुलमीर हूँ, मैं तुम्हें निकालने के लिए आया हूँ, उठो, हिम्मत करो। सिकंदर को बहुत टॉर्चर किया गया था। वो एक सख्त जान कमांडो भी था। उसने गुलमीर की आवाज पहचान ली। उसने गर्दन ऊपर उठाई। गुलमीर ने उसे सहारा दिया। सिकंदर ने कहा, मैं चल सकता हूँ गुल, मैं चल सकता हूँ। मगर वो लड़खड़ा गया। गुलमीर उसे सहारा देकर बैरक से बाहर ले आया। सिकंदर को फौरन एहसास हो गया था कि गुलमीर जान की बाजी लगाकर वहां पहुंचा है और उसे देर नहीं करनी होगी। वो गुलमीर के कांधे का सहारा लिए जितनी तेज चल सकता था चलकर खारदार दीवार वाले शगाफ के पास पहुंच गया। पहले सिकंदर रेंग कर गुजरा, उसके बाद गुलमीर भी कैंप की 4 दीवारी के बाहर आ गया। अब वो घास पर रेंगने की बजाय झुके झुके एक तरफ ढलान उतरने लगा। गुलमीर ने कहा, घोड़े नीचे हैं। शहतूत का दरख्त अंधेरे में काले बादल के टुकड़े की तरह नजर आ रहा था। दोनों घोड़े उसके नीचे बंधे हुए थे। गुलमीर ने सिकंदर को घोड़े पर बिठाने में मदद दी। सिकंदर ने कहा, गुलमीर, हमें बटोत की तरफ निकल जाना चाहिए। गुलमीर घोड़े की पीठ पर बैठते हुए बोला, नहीं सिकंदर, हम बडगाम वाली कमीनगाह पर जाएंगे। वहाँ जमान और असद बट हमारी राह देख रहे हैं। तुम्हें कुछ रोज आराम की जरूरत है। सिकंदर ने पुरजोश लहजे में कहा, आराम हम पर उस वक्त तक हराम है जब तक कश्मीर में एक भी गासिब भारतीय मौजूद है। उन्होंने घोड़ों को एड़ लगाई और घोड़े रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े। ढलान से उतरने के बाद एक कच्ची सड़क पहाड़ी की बगल में बल खाती बडगाम की पहाड़ियों की तरफ जा रही थी। उस सड़क पर आते ही दोनों कश्मीरी मुजाहिदों ने घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी और घोड़े देखते देखते खतरनाक इलाके से बाहर निकल गए।
सूरज निकलने वाला था कि दोनों घुड़सवार बटगाम की घाटियों में दाखिल हुए और फिर पहाड़ी ढलान पर बाहर को निकली हुई चट्टान की तरफ रुख कर लिया। यहाँ खुफिया कमीनगाह में असद बट और जमान जाग रहे थे। उनके दूसरे साथी अपने मिशन पर जा चुके थे। असद बट ने कान एक तरफ लगाते हुए जमान से कहा, काका मुझे घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है। जमान भी हमतन गोश हो गया। हाँ, मेरा ख्याल है गुलमीर हमारे साथी को भारतीय कैदी कैंप से निकाल कर लाया है। उन्होंने ब्रेन गन्ने उठाई और कमीनगाह से बाहर निकल आए। सामने झाड़ियों में छुपे हुए पहरेदार कमांडो भी उन घोड़ों पर नजरें जमाए हुए थे जो चीड़ और चनार के दरख्तों में कदम कदम चलते उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जमान ने झाड़ियों की तरफ मुंह करके कहा, अभी गोली मत चलाना। घोड़े करीब आ गए थे। गुलमीर ने दूर ही से खुफिया कोड में एक लफ्ज पुकारा। असद बट और जमान ने अपने साथी की आवाज पहचान ली। गुल, तुम्हारे साथ कौन है? वो बोला, सिकंदर है काका। गुलमीर के इस जुमले से वहाँ खुशी की लहर दौड़ गई। जमान और असद बट ने आगे बढ़कर सिकंदर को घोड़े से उतारा, कमीनगाह में ले जाकर उसे लिटा दिया। लालटेन रोशन थी। सिकंदर की दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे और गर्दन और गालों पर सिगरेट के जलने के जख्म थे। जिस्म पर भी चोटों के निशान थे। सिकंदर कहने लगा, तुम मेरे जख्मों की परवाह न करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बताओ कि हमें अगले मिशन पर कब चलना है। ये कहना था और सिकंदर बेहोश हो गया। मुसलसल 6 रोज तक सिकंदर का इलाज होता रहा। 7वें दिन वो उठकर चल फिर सकता था। उसके गालों के जख्म ठीक हो रहे थे। जिस्म में भी तवानाई वापस आ गई थी। 7वें रोज दोपहर के वक्त उसने जमान से पूछा, जमान, गुलमीर ने मुझे इशारा दिया था कि हमें किसी बड़े अहम मिशन की तकमील पर रवाना होना है। क्या तुम मुझे उस मिशन के बारे में बताओगे? जमान ने कमीनगाह के दरवाजे की तरफ देखा। बाहर दिन की रोशनी फैली हुई थी। बाहर से गुलमीर और असद बट अंदर दाखिल हुए। लाला, गुलमीर तुम्हें खुद सब कुछ बता देगा। उसने गुलमीर की तरफ देखा और अस्बात में सर हिलाया, गोया कह रहा हो कि अब वक्त आ गया है कि हम सिकंदर को अपने अगले अहम मिशन की तफसीलात से आगाह करें। गुलमीर और असद बट सिकंदर के पास आकर बैठ गए। गुलमीर बोला, सिकंदर, ये बड़ा अहम और नाजुक मिशन है। सिकंदर ने दो टोक लहजे में कहा, गुलमीर, हमारे लिए कोई भी मिशन गैर अहम नहीं होता। तुम बात करो, हमें करना क्या है? गुलमीर ने होंठों को थोड़ा सा सुकेड़ा, फिर सर को अस्बात में हिलाते हुए बोला, तो फिर आज सूरज गुरूब होने से जरा पहले हमारे साथ चलना। सिकंदर ने सवाल किया, कहाँ? गुलमीर बोला, जहां हमारा अहम तरीन मिशन शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।